गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर कपिल देव। आज आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में बता रहे हैं जो क्लास 12 में इस बार जो एग्जामिनेशन देंगे। सबसे पहले बात आपको ये बता दूं कि जो भी क्वेश्चन बैंक पूछी गई हुई है, क्वेश्चन बैंक का जब स्टडी करते हैं तो देखते हैं क्या कि 2009 से लेकर 2020 तक जो एग्जामिनेशन है, बहुत सारा क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है। जिस प्रकार से कुछ क्वेश्चन के बारे में आज डिस्क्राइब कर रहे हैं 2009 से लेकर, हम डिस्क्राइब करेंगे 2009 से लेकर, याद करके रखिएगा 2009 से लेकर हम 2020 तक का डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उसमें से पहला जो डिस्क्राइब कर रहे हैं 2019 का कर रहे हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है और जो सिमिलरिटी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं, जो 2009 से लेकर 2000 के बीच में मिलती जुलती है। लेकिन उसमें से पहला जो क्वेश्चन है 2009 का, जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, जो रिपीट करती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन की ओलियम इज कंपोसेड है, कंपोसेड ऑफ H2SO4 एंड विच कंस्टिट्यूएंट, याद करके रखिएगा वह कंस्टिट्यूएंट क्या है। ऑप्शन पहला लिखा हुआ है आपका कि SO2 का कंस्टिट्यूएंट है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है SO3 का कंस्टिट्यूएंट है, तीसरा है H2S का है, और चौथा है जो HSO4 लिखा हुआ -1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन पर गौर नहीं करेंगे, सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि ओलियम बनता कैसे है, इस बात को आप कैलकुलेट करेंगे। तो ओलियम जो बनता है तो कहता है कंपोसेट है, वो किसका है, H2SO4 का, और वह किससे बनता है ओलियम, ये बात कैलकुलेट आपको करना है। तो ओलियम का फार्मूला पहले सीख लीजिए। जब इसमें SO3 मिल जाती है तो एक नया कंपोनेंट बनती है जो इस प्रकार से होगा। देखिए जोड़िएगा, H2 ऐसे लिखिएगा, और देखिए S और S को जोड़ेंगे तो कितना होगा, H2 होगा, और वो 4 और ये 3 होगा, कितना होगा, ये 7 है। इसी को दैट इज नोन एज कहते हैं ओलियम। इसका मतलब है कि ओलियम का जो फार्मूला होता है H2S2O7 है। इसका मतलब है कि H2SO4 और SO3 मिलके जो बनती है वो क्या बनती है, ओलियम। इसलिए ओलियम का जिसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2019 का, जिसका ऑप्शन है इसका आंसर होगा बी होगा, क्योंकि ओलियम का जो फार्मूला है वो याद करके रखिएगा H2S2O7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको हम 2 की बात बता रहे हैं। 2 में आप लोगों को याद करके रखिएगा द हाइब्रिडाइजेशन याद करके रखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन बोल रहा है NH3 में इज, याद करके रखेंगे। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है कि sp3 लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है sp2 लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है sp लिखा हुआ है, और चौथा जो ऑप्शन है D2sp3 है। तो इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेंगे। या देखिए सबसे पहले बात याद करके रखिए, sp होगा तो याद करके इसमें शेप भी रट लीजिएगा। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका शेप जरूर रटिएगा आप लोग कि sp का जो शेप होता है वो लीनियर होता है, याद करके रखिएगा, और ये ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sp जो 2 होता है ये लीनियर के जगह पर ट्रायंगुलर होता है, याद करके रखें। आगे क्वेश्चन बहुत बनाने में सुविधा होगी, जिसका ये डबल बॉन्ड में होती है, और ये sp3 होती है, ये सिंगल बॉन्ड में होती है, जिसका नाम सुने होंगे, अल्केन का नाम सुने होंगे। ये याद करें, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल होगा, याद करके रखिए। वो सिंगल बॉन्ड में ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए काफ़ी प्रचलित है। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि NH3 ही में क्यों, तो NH3 का जब हाइब्रिडाइजेशन बनाइएगा तो वो ये डबलेट पर बनती है। तो इसका एग्जाम्पल याद करके रखिए, ये sp3 का एग्जाम्पल है, याद करके रखिए एग्जाम्पल है। sp3 में कौन कौन एग्जाम्पल है जो कॉमनली IAC में पूछा गया, उस पर गौर कीजिए। CH4 जो आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017-18 में पढ़िएगा पीछे, तो उसमें दिया गया है CH4 का एग्जाम्पल है, H2 का एग्जाम्पल है, और NH3 का एग्जाम्पल है, याद करके रखिए। इसलिए sp3 का अगर ऑप्शन मिले तो 3 क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। ये यूजुअली दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, जो CH4 होगा, H2 होगा, NH3 होगा। इसीलिए NH3 का जो हाइब्रिडेशन होगा ऑलवेज याद करके रखिएगा, इसका आंसर होगा sp3 होगा। इसलिए याद करके रखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगी वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को बता देते हैं कि तीसरा वाला जो क्वेश्चन जो लिख रहा है कि कह रहा है कि द नेम, कह रहा है नेम ऑफ द कंपाउंड, द नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड लिखा हुआ है
कंपाउंड है इज, उसका नाम पूछ रहा है जिसका फिगर इस टाइप से लिखा हुआ है। याद करके रखिएगा, इसमें कुछ हम टर्म के बारे में सीख लीजिए। ये ऐसा फिगर बना हुआ है, तो आप लोग गौर करेंगे कि ये फिगर किसका है। सबसे पहले बात, इसको अगर काट दीजिएगा तो इसको बेंजीन कहते हैं, लेकिन जब बेंजीन के साथ अगर OH लगता है तो याद करके आप रखिएगा, इसकी कॉमनली जो फार्मूला है जिसका नाम है फिनोल। इसलिए कर इसमें ऑप्शन को ढूंढिएगा कि अगर OH नहीं होगी तो बेंजीन बोलिएगा, अगर OH लगा होगा तो क्या बोलेंगे कि फिनोल बोलेंगे। जस्ट लाइक इसका ऑप्शन में ढूंढिए, ऑप्शन जो लिखा हुआ है इस टाइप से आपका ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है बेंजीन, बेंजीन हाइड्रो ऑक्साइड लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिनोल लिखा हुआ है। तीसरा जो लिखा हुआ है ऑप्शन में फिनाइल लिखा हुआ है। और चौथा जो ऑप्शन में जो लिखा हुआ है बेंजील अल्कोहल लिखा हुआ है। इसे लेकर आप लोग स्पष्ट हो चुका है, इसका जो ऑप्शन होगा रियल में कौन सा ऑप्शन होगा, फिनोल होगी। नेक्स्ट पॉइंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं 2019 का 4 वाला क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रग है, ड्रग यूज करते हैं, यूज टू द फीवर में लिख रहा है रिड्यूस्ड फीवर इज नोन एज, उसको नोन एज या अथवा रहे कॉल्ड एज किसको कहेंगे। सबसे पहली बात है इसमें जो ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि एंटीपायरेटिक लिखा है, एंटीपायरेटिक है ऑप्शन पहला है। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है एनाल्जेसिक है। और तीसरा जो ऑप्शन जो इस टाइप से दिया हुआ है एंटासिड है। और चौथा जो ऑप्शन जो दिया हुआ है नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पर क्वेश्चन गौर कीजिएगा कि अगर फीवर की बात बतावे तो इस क्वेश्चन को गौर करेंगे। फीवर में आप पहला वर्ड से कि पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि एंटीपायरेटिक किसको कहते हैं, क्योंकि पायरेटिक किसको कहेंगे याद करके रखिए। ये सब क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है, इसलिए कर आप टिक लगाने से पहले ये जान लीजिए कि एंटीपायरेटिक किसको कहते हैं। एंटीपायरेटिक ऑलवेज ये रिड्यूस ही करता है, रिड्यूस ऑफ द किसको, फीवर को। फीवर का मतलब होता है टेम्परेचर को अगर रिड्यूस करता है, टेम्परेचर याद करके रखिएगा। तो एंटीपायरेटिक कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप बोलिएगा सिंपल सी बात है, यह टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। और रिड्यूस टेम्परेचर कब कहेंगे, जब फीवर होगी। और इसके लिए जो ड्रग का यूज करते हैं नाम सुने होंगे, पैरासीटामोल, ये नाम सुने होंगे, मोल। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी है। जो नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ ऑप्शन है, तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो फीवर वाला जो टर्म है वो रियल में किसके लिए अप्लाइड करेंगे, एंटीपायरेटिक के लिए अप्लाइड करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन है एनाल्जेसिक है, एंटासिड है और नन ऑफ दीज है। तो ये जो इसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है। एनाल्जेसिक का मीनिंग भी कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि एनाल्जेसिक है तो ये रियल में काउज करता है या किल करता है, काउज करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिक्रीज, याद करके डिक्रीज ऑफ पेन। इसका मतलब है अगर बॉडी अगर पेन कर रहा हो या किसी तरीका से दर्द के शिकायत हो तो उस समय में जो ड्रग का यूज करते हैं वो एनाल्जेसिक ही कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट्स में जो लिखा हुआ है एंटासिड लिखा हुआ है, सोचे होंगे एंटासिड किसको कहेंगे। तो यह एंटासिड याद करके रखिएगा। जो आप लोग सिंपल सी बात है कि कभी कभी खाना जो खा लेते होंगे तो गला में जलन आती है, जहाँ ढेकार होने लगता है तो उससे गैस निकलने लगता है, तो ये स्टोमच पर काम करता है। याद करके रखिएगा एंटासिड यूज करता है ऑलवेज स्टोमच पर काम करता है, याद करके रखिएगा। फोर किसके लिए, एक्सेसिव गैस के लिए, याद करके रखिएगा एक्सेसिव गैस के लिए यूज करता है। इसका मतलब है कि जो भी है एंटासिड के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल सा बोलिएगा कि ये गैस के लिए अप्लाइड करता है, जो गला में जलन देता हो या गैस पेट अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कैपेसिटी कम करता हो या ऐसा लगे हो कि हेडनेस लगता हो या पेट वाला कोई प्रॉब्लम हो, तो उस टाइप का जो डिजीज टाइप का आती है उसमें अप्लाइड करते हैं और उसी का नाम है एंटासिड है। इसका मतलब है एक्सेसिव गैस के लिए ही हम लोग अप्लाइड करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछता है, इसे लेकर आप लोगों को जब शॉर्ट नोट ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन शॉर्ट नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंस मिल जाएगा आपको कि एंटीपायरेटिक किसको कहेंगे, एनाल्जेसिक किसको कहेंगे, एंटासिड किसको कहेंगे। इस हिसाब से अगर मान लीजिए फीवर वाला है तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर में ऑप्शन लिखिएगा ए होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा किस टाइप से लिखा हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, याद करके रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन गैस कैन नोट, याद करके कैन नोट बी कलेक्टेड, याद करके रखिए, कलेक्टेड ओवर वाटर। कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है कि H2S ऑप्शन दिया हुआ है, C वाला में ऑप्शन जो लिखा हुआ है SO2 लिखा हुआ है, D वाला में ऑप्शन लिखा हुआ है NO2। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा, क्या वर्ड्स लिख रहा है। सो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस है जो कैन नोट बी कलेक्ट, जमा नहीं कर सकते, ओवर किस पर, वाटर पर जमा नहीं कर सकते हैं। तो याद करके रखिएगा, याद करके रखेंगे कौन नहीं जमा कर सकते हैं, तो किसको नहीं जमा कर सकते हैं, H2SO को नहीं जमा कर सकते हैं। लेकिन ये याद करके सभी के सभी गैस है, लेकिन किसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, H2SO को कलेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट्स में 5 नंबर के बाद है ये क्वेश्चन नंबर जो 6 लिख रही है, इस टाइप से जो क्वेश्चन है थोड़ा गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 वाले को गौर करेंगे क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। नंबर NUMBR, नंबर ऑफ सिग्मा, याद करके इसको वर्ड्स को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड इन CH4 इज, क्या पूछ रहा है आपको, नंबर पूछ रहा है किसका, सिग्मा बॉन्ड का, किस में, CH4 में, इज क्या है। तो आपके सामने में एक ऑप्शन दिया हुआ है 4 है, ऑप्शन दूसरा में दिया 3 है, क्वेश्चन तीसरा में दिया हुआ है 2 है और डी में लिखा है 1 है। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि इसको सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं। तो आप लोग जो सॉल्विंग करेंगे तो इस पर गौर कीजिएगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा लिखिएगा, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई लिखिएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे। याद करके रखिए, इस वर्ड्स को आप लोग हमेशा रटिएगा और या कंप्लीट करके रखिए। इसी लेकर आपसे पूछा है CH4, तो CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए, CH4 का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर आएगा। आप बताइए CH4 का स्ट्रक्चर जब ऐसा आएगा तो सिग्मा, बताइए सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि टोटल जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है, इसका मतलब है टोटल होगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या है ऑलवेज कितना होगा, 4। इसलिए इसका जो आंसर होगी वो याद करके रखिएगा 4 ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट्स, फिर क्वेश्चन देखिएगा 2019 की बात कर रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर वाले क्वेश्चन में लिख रहा है बड़े कि सेकंड, याद करके रखिएगा, सेकंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है, बड़े क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो आपका आंसर, बहुत सारा आंसर स्वयं आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है, सिंपल से, सेकेंड पीरियड मीन्स पीरियड नंबर दूसरा में कह रहा है कि पीरियडिक टेबल में कंटेन कितने एलिमेंट्स है। तो याद करके रखिएगा, इसके पीरियड के बारे में पहले आप जान लीजिए। अगर क्वेश्चन अगर बदल जाए, सेकंड के जगह पर मान लो कि थर्ड लिख दिया जाए, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। फर्स्ट को ऐसे लिखिए, सेकेंड को ऐसे लिखिए, थर्ड को ऐसे लिखिए, फोर्थ को ऐसे लिखिए, फिफ्थ को ऐसे लिखिएगा और सिक्स्थ को ऐसे लिखिएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट में याद करके रखिएगा 2 होता है, सेकंड में होता है, देखिए 2 8 8 ऐसे याद करेंगे, 2 8 8 18 18 याद करके रखिएगा ऐसे, 2 8 18 18 32। और जो मॉडर्न जो मिडली पीरियड टेबल उस समय की बात बता रहे हैं, और 7th जो पीरियड में है उस समय में याद करके 2 8 8 18 18 32 और याद करके जो रेस्ट है एलिमेंट्स है सो इसी में रखा गया है। इसका मतलब है आपसे पूछा है कि सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट्स है, तो सिंपल सी बात है कि सेकेंड का यदि पूछा जाए तो उसमें 8 बोलिएगा। अगर थर्ड बीसीपी का पीरियड पूछता तो 8 बोलते हैं, लेकिन फोर्थ पूछता तो 18 बोलते हैं, और फिफ्थ बोलता तो 18 बोलते हैं, सिक्स्थ पीरियड बोलते हैं तो 32 बोलते हैं। इसका मतलब है रटेंगे इस तरीका से।
2 8 8 8 18 18 32 और जो हो गया सो रेस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर सेकंड पीरियड में पूछ रहा है तो कितने एलिमेंट्स होगा, तो देखिए सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट्स है, तो 8 है। इसलिए इसका जो आंसर होगी याद करके रखेंगे कि इसका जो आंसर होगी वह बी होगी। इसका मतलब है कि टोटल एलिमेंट्स की संख्या उसमें समय सेकंड पीरियड में 8 ही होगी। क्वेश्चन नंबर आप 8 क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए, किस टाइप से क्वेश्चन है इसको गौर करेंगे। कह रहे हैं कि एक ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, आप हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग मीन्स आप गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ऑफ ओर्स ऑफ एन मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज, उसको कहेंगे क्या। तो आपका ऑप्शन में यहाँ लिखा है रोस्टिंग लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए रोस्टिंग लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है स्मेल्टिंग लिखा हुआ है, तीसरा जो ऑप्शन में लिखा हुआ है कैल्सिनेशन लिखा हुआ है, और चौथा जो ऑप्शन में जो लिखा हुआ है कि डी में ऑल है। तो सबसे पहली बात आप लोग एक क्वेश्चन को गौर कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सीधा सा पढ़िए कि द प्रोसेस कह रहा है कि एक प्रोसेस है जो हीटिंग कर रहे हैं किसको, ओर्स को, किसके लिए, मेटल के लिए, इन द किसके लिए, एक्सेस एयर। इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन पर गौर नहीं करेंगे एक्सेस एयर है और वह बिलो इट्स क्या है मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर एक्सेस होगा तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट कीजिए। किसी भी मेटल को जब एक्सट्रैक्शन करते हैं या बनाते हैं या प्रिपरेशन करते हैं तो याद करके रखिए प्रिपरेशन का ही दूसरा नाम को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन जब मेटल को कीजिएगा तो पहला प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग पर ध्यान रखिए, पहले होता है कैल्सिनेशन होता है। इसका मतलब है सिंपल सी बात, पहला इसको सिर्फ हीट करते हैं। दूसरा जो प्रोसेसिंग होता है जिसका नाम है रोस्टिंग होता है, याद करके रखेंगे रोस्टिंग होता है। और यही क्वेश्चन है कि एक्सेसिव एयर में, याद करके एक्सेसिव एयर में इसको करते हैं कि हीट करते हैं। और तीसरा होता है स्मेल्टिंग होता है, याद करके रखें स्मेल्टिंग होगा। जो स्मेल्टिंग कहते हैं कि एक्सेसिव एयर को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और तब उसको क्या करता है कि हीट करता है। इसका मतलब है कि आपके सामने में कैल्सिनेशन के सिर्फ औपचारिक रूप से हीट करते हैं जिसमें वोलेटाइल कंपोनेंट रिमूव कर जाती है, दूसरा है कि रोस्टिंग करते हैं लेकिन एक्सेसिव एयर में करते हैं, हीट करते हैं और जिससे रोस्टेड ओर बन जाती है और रोस्टेड ओर को काफ़ी हीट करते हैं तो याद करके मेल्टेड ओर बन जाते हैं, जो जिसको बाद में बहुत सारे मेटल को अलग अलग फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आयरन का होता है तो उस आयरन से जो बनती है उसको पिग आयरन करते हैं। देखिए इससे लेकर आपसे ये क्वेश्चन पूछा एक्सेसिव एयर हीटेड करते हैं तो याद करके रखिए उसका ऑप्शन होगा रोस्टिंग होगा। इसलिए कर इस आंसर को कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसका आंसर होगी ऑलवेज ए होगी, रोस्टिंग ही लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन को आप लोग देखिए किस टाइप से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ है व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एलोट्रॉप्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है आइसोमर्स लिखा हुआ है, तीसरा में जो ऑप्शन लिखा हुआ है आइसोबार लिखा हुआ है, चौथा में जो ऑप्शन लिखा हुआ है डी में जो लिखा हुआ है आइसोटोन लिखा हुआ है। सबसे पहले बात इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर करेंगे कि ये लिखा हुआ व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर होता क्या है, व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस है क्या चीज़। तो इसमें कैलकुलेशन सबको कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। फास्फोरस तो आप लिखते हैं P4 से, याद करके रखिए। तो फास्फोरस आप याद करके टाइपिंग होता है बड़े, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये टाइपिंग है, इसी को हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं। याद करके रखिए एलोट्रॉप मीन्स इसी के टाइपिंग को मीन्स जब भी एलोट्रॉप का बात करें मीन्स एक कंपोनेंट अगर वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप कहते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन के में ध्यान रखिएगा एलोट्रॉप मीन्स वेरियस फॉर्म में मिलती है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है आइसोमर है, इसका मतलब है कि सेम फार्मूला होगा लेकिन इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें ये डिपेंड करेगा फिजिकल पर।
फिजिकल पर और इस पर ये डिपेंड करेगा केमिकल पर, ये क्वेश्चन है। लेकिन याद करके रखिए इसमें जो लिखा हुआ आइसोबार में जो लिखा हुआ है, आइसोबार में इसका याद करके गए सेम होगा मास, इसका मतलब है इसका प्रॉपर्टी में सेम मास होगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रही है डी के बाद ई जो लिख रही है वो आइसोटोन लिख रहा है, आइसोटोन लिखा है। तो आइसोटोन में याद करके रखिए सिर्फ सेम होगा, याद करके न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो इसका मतलब है आपसे ये नहीं पूछा कि आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, सो क्वेश्चन तो नहीं है। आइसोबार में सेम मास है, सो तो नहीं है। आइसोमर में सेम फिजिकल या डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपसे पूछा क्या कि व्हाइट और येलो जो फास्फोरस वो है क्या, तो याद करके रखिए एलोट्रॉप है, मीन्स वेरियस फॉर्म है। और वह किसका फॉर्म है, तो फास्फोरस का। इसलिए इसका आंसर में आप जब टिक लगाइएगा तो किस में लगाइएगा, इसी के जगह पर। अगर व्हाइट के जगह पर येलो रह के जगह पर रेड रहता और दूसरा कंपोनेंट भी रहता ब्लैक रहता, तो आप लोग जब भी फास्फोरस की बात करता है तो वो सभी के सभी क्या होता है, एलोट्रॉप ही आप लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 वाला क्या कह रही है। फिर 2019 का एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोल रही है क्वेश्चन, ये क्या कह रही है। सो क्वेश्चन पर गौर करेंगे। लिख रहा है कि ये बूना जो एन है, एंड कह रहा है कि बूना जो एस है, आर है क्या, मीन्स है बूना एन और एस है क्या। तो एक बात है कि इसमें ऑप्शन पर गौर कीजिएगा क्या लिख रहा है। कह रहा है कि नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर है। दूसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो दूसरा लिख रहे हैं सिंथेटिक है, याद करके सिंथेटिक रबर है। क्वेश्चन दूसरा में बोल रहे हैं कि सिंथेटिक रबर है। तीसरा ऑप्शन जो बोल रहे कि लैटेक्स है। तीसरा की जगह पर जो चौथा जो क्वेश्चन बता रही है कि ये पोलोईथीन है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि पोलोथीन है। तो सबसे पहला वर्ड्स याद करके रखिएगा कि बूना एन और बूना एस के बारे में पहले जान लीजिए होता क्या है। तो सबसे इसका आंसर देने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि इसको सॉल्विंग करना सीखिए कि क्या बोल रहा है, क्योंकि इससे आपको शॉर्ट बन जाएगा। सबसे पहली बात है कि जब भी बूना एस बोले और बूना एन बोले एंड बूना एस बोले, तो इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए कि ये सिंथेटिक रबर है। याद करके पहला क्वेश्चन है कि ये सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर है। तो आपसे ये पूछा जाए कि सिंथेटिक रबर, तो आप आंसर तो ठीक लगा दीजिएगा, हाँ ठीक है कि सिंथेटिक रबर लगा दिए। लेकिन आप ये पूछा जाए, अगर शॉर्ट में ये पूछा जाए कि बूना सिंथेटिक रबर में कौन कौन आता है, तो आप बोल दीजिएगा बूना एन बूना एस। तो लेकिन आप ये बात क्वेश्चन में फिर आप फंसिएगा कि बूना एन किसको कहते हैं, बूना एस किसको कहते हैं। तो उसका आंसर सुनिए कि बूना एन किसको कहते हैं। तो इसी नाम से पढ़िएगा। बूना का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ब्यूटाडाइन। याद करके रखिएगा, ब्यूटा ए जो लगा हुआ है तो दो डबल बॉन्ड के लिए लगा हुआ है। और ये एन का नाम है, याद के एक्रिलोनेट्राइल। इसका मतलब है कि याद करके रखिएगा, आपसे यदि पूछा जाए कि बूना एन क्या है, तो बूना एन इज पॉलीमर ऑफ, याद करके रखिए, पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनेट्राइल, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स में कि बूना ऐसे यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, तो बूना जो ऐसे है तो फिर बूना का मीनिंग लिखिएगा। बूना का मतलब है ब्यूटाडाइन, या कंफर्म हो जाइए। एंड ये प्लस जो लिख रहे हैं वो एंड के लिए लिख रहे हैं। और एस का मीनिंग बोले एस्टेरीन बोलते हैं, याद करके रखिएगा। तो आपको सारा आंसर मिल गया, शॉर्टो बन जाएगी। तो बताइए कि सिंथेटिक रबर में कितने रबर है, तो 2 टाइप्स के हैं। तो बूना एन बोलेंगे, बूना एस बोलिएगा। तो बूना एन का मीनिंग क्या लिखेंगे, ब्यूटाडाइन लिखेंगे एंड एक्रिलोनेट्राइड कहेंगे। दूसरा कहेंगे बूना एस है जो पॉलीमर है, ब्यूटाडाइन एंड एस्टीरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी का ऑप्शन थोड़ा ढूंढ लीजिए, ए वाला। इसका तो ये तो बी का आंसर हो गया, इसका मतलब आपका आंसर बी हो गई। लेकिन ए में ऑप्शन ए के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिए अलग से। नेचुरल रबर कौन कौन से आते हैं, तो नेचुरल जो रबर होता है, याद करके रखिएगा, वह भी पॉलीमर है। ये सभी के सभी पॉलीमर ही के बारे में बताया है। वह भी एक पॉलीमर है, लेकिन वह पॉलीमर है आइसोप्रीन का। याद करके रखिएगा, ये काफी क्वेश्चन अच्छी है। ये आपसे पूछा जाए कि नेचुरल रबर क्या है, तो यह पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का थोड़ा सा फार्मूला भी जान लीजिए, C5H8 होता है आइसोप्रीन का फार्मूला। इसलिए कर कंफर्म रहिए। आपसे यदि कोई क्वेश्चन आसानी से पूछ ले सकता है कि नेचुरल रबर किसको कहेंगे, तो बोलिएगा आइसोप्रीन को पॉलीमर को कहेंगे नेचुरल रबर। लेकिन सिंथेटिक रबर किसको कहेंगे, बूना एन और बूना एस को कहेंगे। लेकिन आप यह याद करके, लाइटेक्स इसका मतलब दूध लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिल्क की तरह होता है। याद करके वह नेचुरल रबर से ही बनती है। वह नेचुरल रबर से जो पेड़ से जो निकालते हैं दूध की तरह, उसी को
लाइटेक्स कहते हैं यहाँ, लेकिन ये समझ लीजिए डी वाला ऑप्शन के बारे में समझ। पोलोथीन क्या है? पोलोथीन याद करके रखिएगा, इसी में पोली का मतलब होता है मेनी, याद करके, और ये थीन लिखा हुआ है, थीन का मतलब है इथीन, याद करके रखिए। इथीन का फार्मूला आप जानते हैं, C2H4 को कहते हैं। इसका मतलब है कि पोलोथीन अगर पूछा है, कभी क्वेश्चन पूछ दे कि क्या है, तो बोलिएगा पोलोथीन इज पॉलीमर ऑफ, क्या बोलिएगा? इथीन। पोलोथीन इज पॉलीमर ऑफ इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 11 वाला क्वेश्चन को, 11 वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। कह रहा है कि डिटॉल क्या है? डिटॉल इज यूज एज, उपयोग करते हैं, कहते हैं डिटॉल का जो यूज करते हैं, डिटॉल के जगह पर आप सेवलॉनों का नाम सुने होंगे आप लोग, इसका यूज किस में करते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन जो लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डिसइंफेक्टेंट में करते हैं, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक में करते हैं, और तीसरा जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ऑप्शन एंटी मलेरियल में अप्लाइड करते हैं। लास्ट में लिखा ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात है डिटॉल हो या सेवनॉल हो, ये डिटॉल के बारे में आप सबसे पहले बात समझ लीजिए। ये डिटॉल के बारे में हम लोग घर में क्या करते हैं, किसी घर को वॉश करते हैं, पानी में मिला दिया उसको वॉश करते हैं। तो वॉश क्यों करते हैं? तो हम लोग याद करके रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इन्फेक्टेड वाले कंपोनेंट है वो सीख लीजिए, या तो वायरस है, या तो वायरस है, याद करके रखिए, या तो वायरस है, या तो बैक्टीरिया है, या तो फंगी है। ये सारे जो कंपोनेंट्स है, फंगी है, ये सारा कंपोनेंट को क्या करता है कि वॉश करता है, क्लीन करता है। तो क्या करता है वह? एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक कहते हैं, एंटीसेप्टिक मीन से क्लीनिंग, इसका मतलब है साफ करने का काम करता है। क्लीनिंग ऑफ द किसका? सरफेस, इसी को कहते हैं क्लीनिंग ऑफ द सरफेस। ये सरफेस को क्या करने के लिए काम करते हैं? सरफेस का मीनिंग हाथ का सरफेस हो, या फर्श का सरफेस हो, या किसी चीज़ का वॉल का सरफेस हो, या किसी सब्सटेंस का सरफेस, ऑलवेज वो क्या करता है? क्लीन करता है, साफ करता है। किससे साफ कर देता है? किसको साफ कर देता है? वायरस, बैक्टीरिया और फंगी को। और किससे साफ करता है? डिटॉल या सेवलॉन के बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर 11 की जगह पर आप 12 की बात कीजिए। कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में जानकारी। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और है क्या चीज़? तो याद करके रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये लिखा हुआ है ऑप्शन में, पहला लिखा हुआ है मेटल्स, दूसरा में लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स, तीसरा ऑप्शन में जो लिखा हुआ है मेटलॉइड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है डी में जो लिखा हुआ है, याद करके रखिएगा, डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन को आप रिप्रेजेंट करते हैं N2 से, दूसरी बात है कि ऑक्सीजन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो से, ये सभी के सभी डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक है। तो जितने भी डायएटॉमिक है मीन से दो फॉर्म में जो लिख रहे हैं, ये सभी के सभी आप जानते हैं कि गैस है। और मोस्टली जो गैस है, एक्सेप्ट में हाइड्रोजन को छोड़ के, वो डुअल नेचर का होता है, याद करके रखिएगा। लेकिन एक्सेप्ट मोस्टली जो गैस है सभी के सभी, वह याद करके रखिएगा नॉन मेटल होता है, याद करके लिए। इसे लेकर इसका जो ऑप्शन जो लिखा हुआ है सो याद ध्यान में रखिएगा, गौर करेंगे, किसका आंसर होगा? नॉन मेटल ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट्स में क्वेश्चन नंबर 12 पर गौर कीजिए, 12 की जगह पर 13 पर लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट्स में बात कर रहे हैं।